कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो तुम, सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो तुम, सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ कभी मत भागो तुम। क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार साथियों, मैं अनु चौधरी एक बार फिर से एक नई कहानी अपने कार्यक्रम नई जिंदगी की कहानी में लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज जो कहानी हमारे साथ है उनका नाम है श्रीमती सीमा बंसल मैम, जिनका नाम ही केवल सीमा है, परंतु उन्होंने अपने आत्मविश्वास, अपने धैर्य, अपनी लगन और अपने साहस से, अपने पंखों की उड़ान से सारी सीमाएं, सारी हदें पार कर दी हैं और वो ऊंचाई के चरम पर हैं। आज उन्हीं से हम मुलाकातों का सिलसिला जारी रखेंगे। तो चलिए हम अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं सीमा मैम का। चलिए मैम, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैं बताती चलूं कि सीमा मैम दिव्यांग हैं। बहुत पहले जब 1.5 वर्ष की उम्र में ही सीमा मैम पोलियो की वजह से अपने पैरों की चलने की क्षमता खो चुकी थी। इसके बावजूद सीमा मैम ने अपनी स्कूली शिक्षा प्रथम श्रेणी में प्राप्त की है, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, और अब बहुत ही अच्छे अंकों से उन्होंने चार्टेड अकाउंट की डिग्री प्राप्त की और 10-12 वर्षों से लगातार वो चार्टेड अकाउंटेंट के पद पर कार्य कर रही हैं। इसके साथ साथ वो अपने सारे शौक बहुत अच्छे से पूरा करती हैं। वो बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं, अपनी पूरी दिनचर्या वो स्वयं करती हैं, बिल्कुल आत्मनिर्भर हैं और बहुत अच्छी कार चलाती हैं, स्कूटी चलाती हैं और डांस भी बहुत अच्छा करती हैं। और इसके लिए उन्हें कई राज्यों से मंच साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने नेशनल स्पोर्ट चैंपियनशिप पैरा ओलंपिक पैरा कैटेगरी में गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। और आगे जो उनके अचीवमेंट हैं हम बातचीत में जारी रखेंगे उनके साथ। तो चलिए सीमा मैम, हम आपसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कब आपको एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा बाकी सब लोगों से अलग हैं। नमस्कार, मेरा नाम सीमा बंसल है। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। पढ़ने लिखने का मुझे बचपन से ही बहुत शौक रहा है, लेकिन क्योंकि दिव्यांगता थी तो इस क्षेत्र में अवेयरनेस की और एक्सेसिबिलिटी, ये 2 चैलेंज हमेशा मेरे साथ चले हैं, जिसका मैंने हमेशा ही सामना किया है। इन सब के बावजूद मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखी और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी। तो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी तक जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। बिल्कुल, क्योंकि ये था कि एक तो रिसोर्सेज उतने नहीं थे, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, और उस समय मतलब 20-25 साल पहले तो बिल्कुल कुछ था सोचा भी नहीं तो जा सकता था वहां से। तो पहले तो जब मैं बीकॉम कर रही थी तो बहुत सारे ऑप्शन आए। किसी ने कहा तुम बैंकिंग लाइन में जाओ, किसी ने कहा डॉक्टरी लाइन में जाओ। पहले तो लाइन ही समझ नहीं आती। फिर एक बार हमारे गुरुजी घर पर आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं बीकॉम कर रही हूँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है, इसके बाद आपको आगे ये करो। मैंने कहा ठीक है, अब क्योंकि उन्होंने बोल दिया था तो एक तरह से ये था कि अब करना ही है, चाहे कितने भी चैलेंजेस आए उसको करना ही है। अच्छा, ये आपको कब पता चला, मतलब जब आप बहुत छोटी थी आपको कैसे लगा कि कहीं ना कहीं आपको कुछ दिक्कत है? याद है कुछ आपको? जब छोटी थी उस समय तक तो ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि सब बहन भाई आपस में खेलते थे, किसी ने कभी रियलाइज नहीं करवाया जी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, रेस्ट्रिक्शंस की, यहाँ नहीं जा सकती, वहां नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती। कौन सी क्लास में मैम रही होंगी आप तब? 5th 6th में ये था कि क्योंकि मेरी क्लास हमेशा से फर्स्ट फ्लोर पे रही है, बचपन से लेकर सीए तक मेरी क्लासेस फर्स्ट फ्लोर पे रही है। तो उस समय थोड़ा सा ये था कि कहीं स्कूल में कोई एक्टिविटी। अच्छा, थोड़ा आपको जैसे आपको याद हो तब से है, इसलिए मैं इस चीज को जानना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हम हीन भावना से शिकार हो जाते हैं बच्चे पहले ही, क्योंकि हमें लगने लगता है कि हम बाकी लोगों से अलग हैं। तो बस मैं वो थोड़ा सा मैम आप बताएं कि कैसा लगने लगा था आपको जब लगता था यहाँ नहीं जाना, जैसे आपने कहा रेस्ट्रिक्शन थोड़ी लगने लगी थी, तो वहाँ तो तब उस समय मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन आने लगी थी कि मैं ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती, मैं जा नहीं सकती। कहीं फंक्शंस में जाते हैं तो बस
एक बार जहाँ बिठा दी मैं वहीं, क्योंकि हेजिटेशन इतनी होती थी, जी। अपने आप को चलने में बड़ा अच्छा नहीं लगता था। जी। व्हील चेयर वगैरह उस समय मेरे पास थी नहीं। जी जी बिल्कुल। और होती भी थी तो उस समय एक्सेसिबिलिटी का इशू इतना ज्यादा था कि मैं यूज भी नहीं कर सकती थी। मैंने कैलिपर्स भी यूज करे एक बार, लेकिन वो मैं कर नहीं पाती थी क्योंकि स्टेयर्स नहीं चढ़ पाती थी उसको पहन के भी। जी। तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इस चीज को लेके बुरा लगता था। बहुत अजीब लगता था कि मैं चलूंगी तो सब हंसेंगे। तो फिर मेरे को ये था कि बस नहीं, मेरे को पढ़ना लिखना है, बस यही काम अच्छा, ये करना है। मम्मी पापा का आपका कैसा रहा कि उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया और आपको मोटिवेट किया, उनका कैसा रोल रहा? उनका तो हमेशा ये था कि उन्होंने कभी मेरे को ये रियलाइज नहीं कराया कि मुझे कोई दिक्कत है। उन्होंने बहुत कोऑपरेट करा, स्कूल में गोद में ले जाके मेरे को क्लासेस में बिठाना, मेरे लिए अरेंजमेंट करना, कभी रिक्शा का अरेंजमेंट, भाई होता तो भाई गोद में छोड़ के आता था, बहनें होती थी वो गोद में, जब ज्यादा छोटी थी तो वो गोद में लेके जाती थी स्कूल तक। तो उन्होंने कभी अच्छा, उन्होंने ये कभी फील नहीं कराया कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, तो उनके बिहेव से कभी नहीं लगा आपको? परिवार में तो ये चीज मैम मैंने इसलिए पूछी क्योंकि दिव्यांगता के साथ सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो घर से होती है। घर से ही तुम्हें सपोर्ट मिल गया तो कहीं ना कहीं हम तैयार हो जाते हैं आगे की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए। तो इसमें आपकी किस्मत वाली रही कि आपके परिवार और भाई बहनों का बहुत अच्छा रहा। सपोर्ट रहा उन सबका, तभी मैं आज यहाँ तक पहुंची, नहीं तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच तो तब कभी उस जर्नी से लगता है कि आप यहाँ पहुंच पाएंगे जहाँ तक आपने इतना सफर नहीं, तय उस किया? समय तो नहीं सोचा था क्योंकि मैंने बताया ना बहुत ज्यादा नेगेटिव वो आने लगे थे वाइब्रेशन। जी। तो फिर ये था कि जब गुरुजी ने कहते था कि आपको सीए करना है, कि मैंने सीए किसी तरह से कंप्लीट करा। फिर जब मुझे डिग्री मिलनी थी तो मेरा कॉन्वोकेशन हुआ था कानपुर में। सबसे बड़ा चैलेंज था कि मुजफ्फरनगर से कानपुर कैसे जाया जाए, क्योंकि ट्रेन में मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं था। जी। फिर मैं वहां गई, वहां पर तो जब वहां का एटमोसफेयर देखा तो मतलब इतने रोंगटे मेरे खड़े हो रहे थे कि मैं आज एक डिग्री लेने के लिए आई हूँ अपनी। जी जी तो बिल्कुल। उस समय फिर जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, वहाँ कोयला मिनिस्टर थे श्री प्रकाश जायसवाल, उस समय कैबिनेट कोयला मिनिस्टर। तो जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मैं बैठ के देखने लगी कि मैं स्टेज तक जाऊं कैसे डिग्री लेने के लिए। तो फिर वहाँ जो हमारे इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट थे के रघु जी, उन्होंने मुझे देखा, उनको शायद किसी ने बता दिया था कि आ नहीं सकती स्टेज तक। फिर वो लोग खुद उठकर मेरे पास आए, उन्होंने मुझे डिग्री दी। जैसे ही वो मिनिस्टर मेरे पास आए तो सारे सीए लाइन लगा के मेरे पास खड़े हो गए और मेरी ऐसे फोटोज क्लिक होने लगी जैसे मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। उस समय मेरे रोंगटे इतने खड़े हो गए कि मतलब मैं खुशी से पागल हो गई। मैम सेलिब्रिटी तो आप हैं, डेफिनेटली आप सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सबसे अलग हैं। मैं ये शब्द बिल्कुल नहीं यूज करूंगी और किसी के लिए भी मैं कहूंगी कि भाई ये चीज पन्ने की तरह से देखी जाए। बिल्कुल स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको ईश्वर ने सब दिया है वो फिर भी शिकायत करते रहते हैं ना। वो लाइन्स है ना कि ये मत कहो खुदा से, है ना, कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किल से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो खुदा कहीं वो पावर वो ताकत आपको स्पेशल दी हुई है। तो चलो मैम, ये बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी लगती है कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन ये बहुत लंबा अरसा है। 2000 में आपने 10th किया, फिर 12th किया, फिर ग्रेजुएशन की और फिर चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए आप वहां गई, दिल्ली से आपने लिया है। तो इस सफर में मैं जानना चाहती हूँ कि समाज की क्या प्रतिक्रिया रही आपके प्रति, या कुछ ऐसे नेगेटिव उदाहरण? समाज में तो हर जगह बैरियर्स ही बैरियर्स है। सबसे बड़ा बैरियर एक्सेसिबिलिटी। कहीं बैंक में जाते हैं तो वहां लाइन में लगना पड़ता है किसी चीज के लिए भी, और किसी भी हॉस्पिटल में जाए, किसी स्कूल में जाए, सब जगह एक्सेसिबिलिटी इशू बहुत ज्यादा आता है। बैंक वाले मतलब ये नहीं समझते कि वो दिव्यांग है तो उनको वहीं बैठ के फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए। वो लोग तो बस नॉर्मल लोगों की तरह एक तो तरीके से वो लोग बोलते नहीं है कि बैठ जाओ साइड में, अभी कर देंगे तुम्हारा काम, इस तरीके से बोलते हैं। फिर लोग जो आते हैं, हाय ये बेचारी ऐसी है, इसको हेल्प कर दो, इसको बता दो, इसको इधर बिठा दो, मतलब वो बेचारा शब्द इतना बुरा लगता था कि फिर मेरे को लगता था कि इस शब्द को तो मुझे कहीं ना कहीं दूर करना ही है, अपनी लाइफ से तो हटाना ही है इसको। मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी कि लोगों को ये ना लगे कि बेचारी कुछ नहीं कर सकती। तो मेरे को वो वर्ड बहुत गंदा फील होता था। मतलब ये है कि समाज की प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कई बार क्या होता है मैम, कुछ शब्दों में नहीं होता है, वो नजरिए जो होती है हमें कुछ
चीर सा देती है ना अंदर तक। क्योंकि कोई भी आता है बैठता है तो वो पेरेंट्स से बात करते तो बस वो यही कि भाई बेचारी कैसे करेगी, वो ये बेचारी कैसे करेगी, तो वो शब्द बहुत ही बुरे शब्द लगते थे। तो मेरे को ये लगता था कि मैं जरूर कुछ ऐसा काम करूंगी कि लोगों की धारणा बदल जाए इस शब्द को लेकर और दिव्यांगता को लेकर। मतलब आपके लिए मैं 2 लाइनें बिल्कुल बोलूंगी कि जीवन महासंग्राम है, संघर्ष एक विराम है। संघर्ष एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगी पर, तिल तिल मिटूंगी पर दया की भीख मांगूंगी नहीं। तिल तिल मिटूंगी पर दया की भीख मांगूंगी नहीं। अपने कर्मों पर भरोसा है मुझे, मैं झुककर अपना शीश झुकाऊंगी नहीं। तो आपका जो आत्मनिर्भरता के लिए जो संघर्ष रहा कि आपको विचारे शब्द से रहा, वो आप बिल्कुल सार्थक कर पाई हैं। तो चलिए मैम आगे चलते हैं। तो जब आप दिल्ली गई तो वहां कोई आपके साथ गया, या जो आप अपनी जो दिनचर्या आप कर लेती हैं, तो इसमें कितनी दिक्कत रही? आपको बहुत सीखना पड़ा या करते करते आ गया? डेली का रूटीन तो मतलब चैलेंजेस तो वही ना कि हमें हर जगह आते थे कि हम उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, दूसरों पे डिपेंडेंसी, जो डिपेंडेंसी थी वो मुझे मतलब बहुत अकड़ती थी कि मुझे किसी भी तरह डिपेंड नहीं करना, चाहे मैं अपना काम कैसे भी करूंगी खुद से ही। तो मुझे अपने अंदर से डिपेंडेंसी शब्द हटाना है, ये मेरे अंदर हमेशा रहता था। तो मेरे को ये था कि किसी पे डिपेंड नहीं, चाहे मैं कैसे भी करूं उस काम को, धीरे धीरे गिर के पढ़ के करके करते थे किसी न किसी तरीके से। दिक्कतें वास्तव में आई, लेकिन आपने उनको आड़े नहीं आने दिया, आप लगी रही, डटी रही। तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग भी थक जाते हैं कि नहीं बस रहने दो, ठीक है, जो हो रहा है वो सही, नहीं हो रहा है वो सही। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है मैम? अपने अंदर से या बाहर से? कोई प्रेरणा के स्रोत जो भी आपके हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहूंगी। मेरे प्रेरणा के स्रोत एक तो मेरे गुरु जी, वो हमेशा जब भी मैं उनके पास जाती हूँ तो वो मेरे को बहादुर बेटी के नाम से बुलाते हैं, कभी मेरा नाम नहीं लेते। वो ये कहते कि मेरी बहादुर बेटी आ गई। एक तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन मुझे उनसे मिलता है, वो शब्द बोलते हैं। मेरे गुरु जी श्री स्वामी गंगादास जी महाराज जो किलकामी है, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। उन्होंने क्योंकि मैंने उनको बचपन से देखा है, तो उन्होंने मुझे बचपन से इतना प्यार दिया है और हमेशा इस शब्द से मुझे संबोधित किया है कि बहादुर बेटी है मेरी। किसी को भी बताते हैं तो वो इसी तरीके से बताते हैं कि ये बहादुर बेटी है, इसके जैसे बनना तुम लोग। तो एक तो मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेशन उनसे मिलती है, आध्यात्म की भी और सामाजिक लाइफ जीने की भी उनसे मिलती है। एक हमारे पड़ोस में एक दीदी थी, वो भी मेरी तरह डिसेबल थी, लेकिन उनके पास क्योंकि अपनी रिक्शा थी तो वो चलाती थी। तो वो उनको देख देख के मुझे बहुत मुझे भी इन दीदी के जैसे बनना है, क्योंकि वो हर जगह जा सकती थी, आ सकती थी, पढ़ाती थी, हर काम करती थी। तो मुझे भी लगता था कि मुझे इनके जैसे बनना है। मैं उनको देखती थी बचपन से, तो वो मुझे समझाती भी थी कि कभी भी हिचकना मत, कोई कितना भी मजाक बनाए लेकिन तुम कभी किसी से डरना नहीं, चलते रहना आगे। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया इस बारे में। चलिए, तो बहुत अच्छी बात निकल कर आई, क्योंकि मैं अपने सभी जिन तक ये मैसेज जाएगा उन तक मैं ये पहुंचाना चाहती हूँ कि कई बार हमें पता नहीं चलता है, और चाहे हम कुछ ऐसा बिहेव कर जाते हैं, ऐसी कुछ बातें हमारे मुंह से निकलती हैं जो किसी के लिए बहुत दुखदायी होती हैं, किसी के आत्मविश्वास को तोड़ देती हैं, किसी के लिए बाधा बन जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने अंदर से कुछ ऐसा अच्छा बोल देते हैं, हमारे लिए शायद वो ज्यादा कष्टदायी ना हो बोलना, लेकिन दूसरे के लिए वो अमृत के समान होते हैं और उसकी सक्सेस में, उसके आगे बढ़ने के लिए जो है सहायता प्रदान करते हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगी कि आप सब अपने विचारों में ऐसा लेकर आए कि हम किसी की सहायता करें, ना कि किसी के रास्ते का रोड़ा बने। चलिए मैम, आपसे तो हम बातचीत करते ही रहेंगे। हमारे साथ मैम के हस्बैंड मिस्टर सत्येंद्र नागर जी भी हैं, तो मैं बात जानना चाहूंगी कि मैम के हस्बैंड है कि शादी कैसे हुई, कैसे आप लोग मिले, आपका शादी का सफर कैसा रहा, पहले वही जानेंगे। इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि ना, मैं अपने 3 भाइयों में बड़ा हूँ। जी जी। तो जब मम्मी गुजरने के बाद हमारे ऊपर जिम्मेवारी थी कि हमने अपने भाइयों की शादी की, उनको सेट किया, ऐसा कुछ विचार था नहीं कि हम शादी करें। जी। जो हमारा लक्ष्य था उसकी तरफ बढ़ रहे, उसी कड़ी में हमने वैष्णो देवी कटरा में हम किसी से कम्युनिटी टैलेंट शो ऑर्गेनाइज कराते हैं हर साल, तो हम इसमें सदस्य में जाते हैं। हम यहाँ से जो बच्चे अपने
ऐसे क्रिएटिव होते हैं जो उनके अंदर टैलेंट है उसको दिखाने के लिए वहां लेकर के जाते हैं और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। उसी कड़ी में इनके जो कोरियोग्राफर थे मोहन अरोड़ा जी, उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे हैं जो वहां जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मोस्ट वेलकम। ये पूरी टीम हम लेकर के गए वहां वहां प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, माँ वैष्णो के दर्शन भी किए गए, वापस आ गए। तब तक ये कोई ऐसी विशेष बात नहीं थी कि हम इस तरफ बढ़े। उसके बाद इनका एक दिन आना हुआ मेरठ में और इन्होंने कहा कि आपके जो स्कूल में बच्चे हैं उनसे मिलना चाहता है। ठीक है, आइए, मोस्ट वेलकम। उस मिलने में मेरे साथ हमारे बुआ के लड़के डॉक्टर सबूत कुमार जी, हम दोनों भाई गए। तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि क्यों ना आप इस, अगर हम शादी जैसी बात आगे बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। ऐसा तो कुछ है नहीं, तो मतलब ठीक है मैं करता हूँ इस पहल को। और उन्होंने ये कुछ प्रस्ताव रखा कि अगर आप लोग सहमत हैं तो आगे बढ़ा जा सकता है। ये एक शुरुआत थी जी शादी जैसी। जी लेकिन फिर भी मेरे लिए ये था कि मेरा मानना ये था कि अभी तक जो है, अभी भी मैं ये मानता हूं कि जो हम कर रहे हैं वो मेरा अपना है। जी शादी जैसे चीजों में ये माना जाता है और मानना भी चाहिए कि पीछे क्या है, जी जी आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। जी और हमारे यहाँ जैसे आप जान ही रहे, गुर्जर जैसी कम्युनिटी में तो ये पूछा जाता है कि जमीन कितनी है, जी बिल्कुल घर कितना है। तो मेरा ये था कि मेरी जमीन से मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं खेती करूंगा नहीं, खेती कर नहीं सकता, तो इससे कोई फायदा नहीं है कि जमीन क्या है। दूसरी चीज क्या है कि जो मैं कमा रहा हूँ वो सबके सामने है। तो नौकरी इस वक्त आज के दृष्टिबाजी सेंटर कॉलेज में हमने लैब सेट किया, तो वहां पे मेरी समय थी, मैं वो कर रहा था। तो मेरा यही था कि केवल एक जॉब है, रहने के लिए जो सरकारी अलॉटमेंट हुआ है, जी जी बट ये दो चीजें मेरे पास है। अगर आप इन चीजों से सहमत हैं, आपको लगता है कि इससे जीवन बसर हो सकता है, जी, तो मोस्ट आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा सॉरी। जी बिल्कुल, मतलब एक बहुत बड़ा बैगेज नहीं है जो मैं ये दिखा सकूं भाई जो मुझे मिला है, जो मेरे व्यक्तिगत अचीवमेंट्स है जी। वो उनके साथ में है। जी उनके बहुत अच्छी बात है ये तो सर। तो इस तरह सिलसिला सर शादी का बड़ा चालू हुआ और इनकी फैमिली आई मिलने के लिए। जी जी फैमिली आई तो उनका भी क्वेश्चन ये था, वो दोपहर में 11 बजे के आसपास मेरे पास पहुंचे, जी सामने नहीं, जी मेरे जो सरकारी क्वार्टर मुझे मिला था मैं वहां पहुंचे, वहां आए तो उन्होंने सब बातें हुई, होने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आपके पापा जी से मिले। तो उस तरह से मेरे लिए एक बड़ी क्वेश्चन था मेरे दिमाग में कि अगर ये बात बढ़ती है आगे, शादी जैसी बात बढ़ती है और वो फिर किसी वजह से हट जाते हैं कि नहीं शादी, मेरे लिए सोचना बड़ा कठिन था, क्योंकि मैं अपने भाई की शादी कर चुका था और कहीं ना कहीं उनके सामने अगर ये क्वेश्चन आता कि भैया शादी करना में इंटरेस्टेड है, शादी करना चाहते हैं, तो फिर वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के अनकंफर्ट फील करते कि नहीं अब करना चाहिए, वो भी एफर्ट लगाना शुरू करते। तो मेरा क्वेश्चन इनके फैमिली से यही था कि अगर आप मेरे से सेटिस्फाई हो, आपको लगता है कि हाँ हम अच्छे से जीवन बसर कर सकते हैं, तो ये बात आगे मेरे गार्जियंस तक पहुंचेगी, मेरे फादर तक पहुंचेगी। जी बिल्कुल अन्यथा ये यहीं पर खत्म बंद हो करनी जाएगी पड़ेगी। जी वो बार बार घूमते 11 बजे से शाम के 5 हो गए और वो घूम करके 5 बजे उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया कि नहीं हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, ये सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ठीक है अब चलते हैं फैमिली के साथ। इस तरह से ये शुरुआत हुई हमारे जीवन की। और अब हम सभी के सामने है आपका ये बहुत खूबसूरत सा रिश्ता सर। और तो अभी सर जैसे मैम आपको मिली तो मैम कब आई, मैम का आना कब हुआ इस कहानी में? इनका जब इनके फैमिली वाले आए और बातचीत हुई, तो फिर भी ये था कि जहां ये जो रही थी इनके साथ में थी, ये संजय दयाल जी, उनका ये मानना था कि नहीं एक बार दोनों को बैठ के बात होनी चाहिए। जी तो उन्होंने इनविटेशन दिया हमें कि आप आइए। हम गए तो उनके ऑफिस में बैठना हुआ, बातें हुई, जो भी इनकी एजुकेशन थी, जो शादी को लेकर के या मेरी थी, हमने वो चीजें रखी। सबसे ज्यादा एक जो
सेट लाइफ होती है, जो व्यक्ति जॉब में होता है, कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, सबके लिए अपने एक व्यू होते हैं कि कहीं वहां बंदिश ना आए। जी बिल्कुल, कि यहाँ तो सपोर्ट मिल गया यहाँ तो सब और आगे है, वहां जी, मिलेगा कि नहीं। जी बिल्कुल। तो मेरा मानना यही था कि आप जो जीवन जी रहे हो वो अच्छे से जियो, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस उसमें एक यही ऐड होना है कि जिस दिन मेरी एंट्री होगी उस दिन से आप एक अपने आप को फ्री महसूस कर पाओगे। आपको किसी को जवाब नहीं देना होगा, किसी कि से जवाबदेही पूछना नहीं है होगा, आप। जवाबदेही नहीं होगी। वो जवाबदेही सारी मेरे ऊपर है, मुझे कैसे हैंडल करना है वो सब मैं देखूंगा। आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर के आप जो गतिविधि कर रहे हो करिए, जो करिए, जो आपका पैशन है, डांसिंग है, जो करना चाहिए। सर बहुत ही खूबसूरत सी बात आपने कही, और शायद ये प्रश्न जो मेरा करने का उद्देश्य था वो यही था, क्योंकि सबसे पहले जब किसी माँ बाप के घर में कोई दिव्यांग बच्चा जन्म लेता है, खासकर जब बेटी जन्म लेती है, तो सबसे पहला माता पिता के सामने एक सवाल आता है कि हाय शादी कैसे होगी, अगले घर जाना है कैसे होगा। तो ये उठाने का यही था कि बहुत खूबसूरत यात्रा हो सकती है, बहुत खूबसूरत जर्नी हो सकती है। सबसे पहले तो आप ही एक्सेप्ट करें, फिर आगे भी जिसने दिया है वो आगे का रास्ता भी तय करके रखता है, बस बाधा ना बने, थोड़ा थोड़ा सहयोग करते चलें, बस वही है। और आगे चलिए बात करते हैं कि मैम से, कि मैम आप बताएं। इसमें एक चीज और थी, जी, जी, जी। हमारी भांजी लगती है, बुआ की देवती है, तो वो भी दोनों पैरों से पोलियो से ग्रसित है। जी सब लोग कहते थे नहीं करके रखेंगे, अरे हम संभाल लेंगे, हम जीवन में जी, जी, इसका जी। सहयोग करेंगे, मगर मेरा भी बिल्कुल अलग था उसको लेकर। जी मैं कहा नहीं, हम इसकी शादी करें। जी सब बिल्कुल अग्रेसिव हो जाते, क्यों? क्या हम इसको संभाल नहीं पाएंगे, हम इसको खिला नहीं पाएंगे? बिल्कुल। मैंने कहा आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इसके जो आत्मिक संतुष्टि है, जी बिल्कुल। जो जीना चाहती है वो कभी नहीं जी पाएगी अगर आप इस तरह से बंधन में रहे। उसे लगेगा कि बाधा मैं दे रही हूँ, बाधा- प्रॉब्लम्स दे रही हूँ अपने परिवार वालों को। छोटी चीजें होती हैं। जी मैंने उसके लिए बिल्कुल लड़ाई भी लड़ी और उसकी शादी कराई। ये सैल्यूट है सर आपकी इस कोशिश को। शादी के बाद एक जो उसके पास फ्रीडम है, भाई बहन है उनकी शादी होगी, भाभी है उनकी है, वो कोई छोटी मोटी बात कह दो तो बहुत तीस होती है। जी बिल्कुल। या मैं कहाँ जाऊँ, कहीं ना कहीं सामाजिक तानोबानों से। लेकिन शादी के बाद उसके पास एक अपना घर है, नहीं ठीक है हम तो अपने घर जा रहे हैं। बिल्कुल सही। ससुराल में जाकर के सास ससुर या कोई कुछ कहता है तो उसके पास अपना घर है कि ठीक है मैं तो अपने घर जा रही हूँ। जी मतलब एक उसके जो समाज में जीने के लिए सर उठा करके जीना है उसको, एक जिसके लिए विवाह जैसी respect के संस्था साथ बनाई जीना है। बिल्कुल सर। रेस्पेक्ट हाँ। के साथ जीना है तो वो उसको मिले। मतलब मुख्य धारा से उसको वंचित ना किया बिल्कुल, जाए, मुख्य उसको उसमें धारा से शामिल उसको किया नहीं। जाए और खुले दिल से एक्सेप्ट किया जाए। मुख्य धारा उसको- में समाज की सबसे छोटी इकाई एक मानव है। जी मानव इससे मतलब नहीं कि वो दिव्यांग है, सामान्य है, वो मानव है, और हर मानव का सामाजिकरण होना, मुख्य धारा में आना ही ये समाज के लिए अपने आप में बिल्कुल सर बिल्कुल। बहुत अच्छा मैसेज है। जी बिल्कुल। कृतज्ञ हैं हम उनकी इन चीजों से। तो मैम आप बताएं कि क्या परिवर्तन हुए। जैसे मैंने कहा कि मतलब कि घर वाले ठीक है बहुत ज्यादा केयर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें चुभ जाती हैं इस चीज को लेके। तो वो मेरे साथ भी हुआ था। तो मतलब हालांकि मेरी फैमिली में मुझसे कोई कुछ कहता नहीं था, लेकिन मेरे को ये लगता था कि कहीं मुझे मीटिंग में जाना है, क्योंकि भाई भाभी की अपनी फैमिली होगी, मम्मी पापा थोड़े एजेड हो गए, तो मैं किसके साथ जाऊं, मेरे को कहीं मीटिंग में जाना है, कहीं ऑडिट पे जाना है, मैं किसको लेके जाऊं। थोड़ा सा एक वो बस इस चीज को लेके लगता था कि मैं शादी करूं या ना करूं, बहुत ज्यादा मेरे अंदर। फिर मैंने इनको जैसे बताया कि भी मैं काम कर लेती हूँ, अपने शौक के लिए करती हूँ, एज ए जिम्मेदारी मैं नहीं कर सकती। फिर जब इन्होंने मेरे को कंफर्टेबल फील किया कि नहीं हमारे पर कोई बर्डन नहीं होगा, तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं एग्री हुई शादी के लिए। तो काफी कंफर्ट फील करवाया इन्होंने। अभी भी कभी भी वर्क का स्ट्रेस होता है तो पूरी हेल्प करते हैं, मेरे साथ कहीं जाना हो। पहले मेरे को लगता था कि नहीं 5-6 बजे तक घर वापसी आना है, क्योंकि मैं अनमैरिड थी तो कहीं ऐसे जा नहीं सकती थी। अब ये होता है कि कहीं भी जाना हो साथ में वो है, चाहे 11 बजे 12 बजे कितना भी लेट हो जाए वक्त से, तो कोई टेंशन ही नहीं है। खाना बनाने की भी कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि कोई नहीं बनेगा तो मार्केट से कर लेंगे, होटल में खा लेंगे। तो मतलब हर चीज में उन्होंने मुझे बहुत कंफर्ट फील करवाया है, स्ट्रेस फ्री किया है। कभी कभी तो मतलब अब तो मुझे लगता है कि एक मेरी मोटिवेशन मेरे हस्बैंड भी है, क्योंकि वो मुझे स्ट्रेस फ्री करवाते हैं, बहुत कंफर्ट फील करवाते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो तो कहते कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो, बस तुम खुश रहो, सब हो जाएगा। तो वो एक बहुत अच्छा वो लगता है। मेरा ससुराल भी काफी अच्छा है, कहीं मेरे को जाना होता है तो मतलब मेरे देवर ने कहूँ कि लक्ष्मण है, कहीं भी यहाँ जब मेरे मकान की रजिस्ट्री हुई तो 2 मंजिल पे हमारा वो था जहाँ रजिस्ट्री होनी थी,
अब उन्होंने तो बोल दिया कि ऊपर जाके होगी। अब मैंने कहा कि नहीं व्हील चेयर से नहीं जा सकती, हमें नहीं पता कैसे जाना, ऊपर होगी रजिस्ट्री। उन्होंने एकदम ऐसे बोल दिया। फिर मेरे देवर मुझे गोद में उठाकर ऊपर ले गए स्टेयर से। तो मतलब उन्होंने हमेशा मतलब मेरे देवर अन्य सबने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, कभी मुझे काम करने के लिए नहीं कहा कि आप ये काम करो। उन्होंने बैठ के कि नहीं आप बैठ जाओ हम कर देंगे, कभी भी ये फील नहीं करवाया कि नहीं आप करो, आप बड़े हो या आपकी कोई जिम्मेदारी है, ऐसा मुझसे कभी कहा नहीं है। तो मतलब मैं काफी कंफर्ट फील हुआ और बिल्कुल फ्री माइंड हूँ मैं अपने ससुराल की तरफ से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये ऊपर वाले का उपहार है आपके लिए। और मैं मानती हूँ कि अगर हम किसी भी दिव्यांग के, मैं कहती हूँ सौभाग्य है आपको कि आप उसके साथ हैं और आपको ये मौका मिला है, ईश्वर ने ये दिया है आपको कि आप पूरी तरह से सक्षम हैं और कहीं किसी बिंदु पर अक्षम अगर कोई है तो आप उसको सपोर्ट कर सकें, सहयोग कर सकें और आगे बढ़ाने में उसका सहयोग आपके लिए किसी दान और किसी सेवा से कम नहीं रहेगा। तो आप सबको ऐसी जाता है कि जैसे कि मैम के परिवार वाले आगे बढ़कर साथ देते हैं, तो तभी उनके चेहरे की जो खुशी है वो दिख रही है और सर ने भी पूरा सपोर्ट किया है। और इसी के चलते मैम न केवल अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए हुए हैं, बल्कि अब हम उनसे जानेंगे कि मैम सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करती हैं, लगी रहती हैं और बहुत सारे उनका उद्देश्य है जो हम उन्हीं की जबानी सुनेंगे, बहुत सारे दिव्यांग जनों को वो आत्मनिर्भर बनाने की लड़ाई जो है वो लड़ रही हैं। तो हम बातचीत में हमने जाना कि सीमा मैम न केवल खुद आत्मनिर्भर है, बल्कि इन्होंने ठाना है, इन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया हुआ है कि ये सभी दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाएंगी और इन्होंने मुहिम चलाई है, सामाजिक कल्याण और समाज की भलाई के लिए भी कार्य करती हैं। तो हम जानते हैं सीमा मैम से ही, बताएं कुछ अपनी मुहिम के बारे में मैम। हमारा उद्देश्य यही है कि हम दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य करें, उनको आगे बढ़ाएं। जो स्ट्रगल हमने फेस किया है वो उन लोगों को फेस ना करना पड़े, या हम इतनी अवेयरनेस फैलाएं कि लोगों को पता चल जाए कि कैसे दिव्यांगता के होते हुए भी हम अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमने एक स्कूल की शुरुआत की है, राजबाला दिव्यांग टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से, जिसमें दिव्यांग बच्चे हैं, उसमें मुखबधिर बच्चे भी हैं और मस्तिष्क से जो कमजोर बच्चे हैं वो भी उसमें आते हैं। तो उन लोगों को हम एजुकेट करते हैं, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं उसमें कि कैसे इन बच्चों को संभालना चाहिए। तो उस क्षेत्र को हम आगे बढ़ा रहे ताकि वो बच्चे अपने आप पर डिपेंड हो सके, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके वो बच्चे। और दूसरा हमने एक वोकेशनल ट्रेनिंग का कोर्स चलाया है, जिसमें कि हम गाय के गोबर से प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं बच्चों को। तो वो प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में लेकर जाते हैं, जगह जगह एग्जीबिशंस में रखते हैं, तो काफी लोगों को पसंद भी आते हैं। तो वो सब प्रोडक्ट दिव्यांग बच्चे ही बनाते हैं। तो आपको लग रहा है कि पेरेंट्स आते हैं, आप उनको समझाते हैं, तो जब वो आते हैं और आप लोगों से मिलकर जाते हैं तो उस सब में आपको परिवर्तन नजर आता है? हाँ, वो परिवर्तन हो रहा है। हाँ जी, कोशिश करेंगे तो जब हम उनको कन्विंस करते हैं तो उनको रियलाइज, क्योंकि हम एक खुद अपना एग्जांपल उनको देते हैं, तो वो कुछ कन्विंस तो इससे होते हैं। कुछ हम उनको बताते हैं कि अगर आप इन लोगों को एजुकेट करोगे तो आपको ही आगे फ्यूचर में इजी होगा इन बच्चों को संभालना भी। पहले क्योंकि पेरेंट्स की काउंसलिंग जरूरी होती है कि पेरेंट्स को काउंसलिंग, अगर पेरेंट्स समझ आते कि इन बच्चों को कैसे एजुकेट करना है, कैसे संभालना है, तो बच्चों के लिए भी इजी हो जाता है कि हाँ आगे ऐसे चलना है, ऐसे बढ़ना है। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं हम लोग, उनको समझाते हैं। तो फिर जब वो उनको रियलाइज होता है कि हाँ ये ठीक है, हमें अपने बच्चों को भेजना चाहिए इनके स्कूल में, तो वो भेजते हैं। और आज उन बच्चों में काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो बच्चे चलना सीख गए हैं, बोलना सीख गए हैं। ये की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उससे उनके सुधार आ रहा है। आपको कैसी फीलिंग होती है जब आप उनको देखती हैं कि वो उनमें भी चेंज आ रहा है और अपने स्कूल के बच्चों को आप आगे बढ़ते हुए देखते हैं? काफी अच्छा लगता है जब वो बच्चे प्रोग्रेस करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि जो चीजें हमने फेस की है कम से कम वो उन लोगों को फेस ना करनी पड़े और वो उस चीज को समझ के आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये चीजें। आप अपने सफर को एक और लेवल पर लेकर आई हैं कि आपने खुद को तो एक आत्मविश्वास के साथ खड़ा किया हुआ है और आप दूसरे लोगों के लिए भी राह जो है वो आसान कर रही हैं। और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी जज्बे के साथ चलती रहें और ऊंचाइयों को छुएं और सबके लिए राह जो है वो आसान बनाती रहें। और तो चलिए मैम, इनके साथ साथ, इस सब के साथ साथ आप अपने शौक को भी जिंदा रखती हैं, जैसा कि मैंने जाना आपके बारे में कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, आप बहुत अच्छी कार चलाती हैं, स्कूटी चलाती हैं। तो ये शौक कैसे आप रखती हैं और
क्या दिक्कतें भी तो आती होंगी ना कुछ? हाँ जी जरूर। जब मैं सीए बनी थी तो पहले तो ये था कि जाने में तो चैलेंज आता था, तो मेरे को ये था कि पहले अपनी अर्निंग से मैंने स्कूटी ली। अब स्कूटी क्योंकि मैं चला नहीं सकती, सर्च किया उसके बारे में कि मैं स्कूटी कैसे चला सकती हूँ। फिर मैंने एक मैकेनिक ढूंढा जो उसको मॉडिफाई कर सके, उसको मॉडिफाई करवाया, फिर उसको चलाना चलाना सीखा। फिर इतना कॉन्फिडेंस आया क्योंकि मम्मी जब मैं घर पे आती थी तो मम्मी मेरे को बोलती थी कि मुझे मार्केट ले चल। तो वो पल इतना अच्छा लगता था कि आज मैं इंडिपेंडेंट हो गई कि मैं किसी को लेके जा सकती हूँ, वरना मैं डिपेंडेंट थी कि मेरे को कोई लेके जाए। मम्मी मेरा इंतजार करते थे कि चलो मार्केट चलना है, ये सामान लेके आना है। बहुत ही अच्छा फीलिंग आती थी। फिर लेकिन तब ये लगता था कि नहीं, अब ये इतना सफिशिएंट नहीं है, तो मेरे को कुछ और भी करना है। फिर मेरे को क्योंकि जब सीए बन गए थे तो फिर नेट वगैरह भी चलाना आ गया था, तो मैं मोटिवेशनल वीडियो सर्च करती रहती थी। तो उसमें मैंने देखा कि एक जो दीपा मलिक जी हैं जो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है पैरा ओलंपिक गेम्स में, मैं उनकी वीडियोस बहुत देखती थी। तो वो कार चलाती थी, तो फिर मेरे मन में भी आया कि मुझे भी कार चलानी सीखनी है कैसे भी। हालांकि इस बात पे मेरा मजाक बनाया जाता था, तू कार कैसे चलाएगी, तुझे कार का क्या करना है, इतनी कार घर पे तुझे अपनी ही क्यों लेनी है। तो ये कार मैं नहीं चला सकती, मुझे ऐसी कार चाहिए जिसे मैं चला सकती हूँ। मेरी मम्मी ने बोला कि पैसा इन्वेस्ट करना तो तुम प्रॉपर्टी में कर दो। मैंने प्रॉपर्टी में मैं कहीं जा नहीं सकती बैठ के, मुझे ऐसी चीज चाहिए जिसमें मैं बैठ के कहीं जा सकूं। फिर मैंने बहुत सर्च किया, तो जब भी मैं गाड़ी के बारे में सर्च करती थी पहले मेरे को ये देखना था कि वो मॉडिफाई होगी कैसे, क्योंकि कंपनी कोई मॉडिफाई कार नहीं लॉन्च करती। तो फिर ये था कि हाथों से कैसे चले, उस कार को कैसे मॉडिफाई करवाया जाए। मैंने बहुत सर्च की, तो सारी सर्च में तमिलनाडु साइड की सारे ऑप्शंस आते थे। अब इतनी दूर मैं गाड़ी को ले जाके मॉडिफाई करवा नहीं सकती थी। फिर मेरे को एक दिल्ली का एड्रेस मिला जो मॉडिफाई कर सकता था, तो मैंने वहां से उसको मॉडिफाई करवाया कार को। फिर मॉडिफाई करवाने के बाद था कि गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करवाना है, डीएल बनवाना है, ये सब इश्यूज मेरे साथ बहुत ज्यादा आए। डिपार्टमेंट के लोग मेरे पे हंसते थे कि आप गाड़ी कैसे चलाओगे। मैंने कहा आपको एक दिन में गाड़ी चला कर दिखाऊंगी। मैंने उनको चैलेंज दिया था, उन्होंने बोला मैडम आपका पेनल्टी लग जाएगी, आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। मैंने क्या, इस गाड़ी पे मुझे आरटीओ से रजिस्ट्रेशन है, मैं लेके रहूंगी। मैंने फाइल 3-4 बार उनके ऑफिस में भेजी, उन्होंने मेरी चारों बार फाइल रिजेक्ट कर दी। फिर मेरे को जो जिस ऑफिस में मैं काम करती थी संजय सर ने मेरे को मोटिवेट किया कि इस बार फाइल लेके तुम खुद जाओगे, किसी को नहीं भेजोगी। मैंने कहा ठीक है। पहले तो वो डिपार्टमेंट ही ऊपर था 2nd फ्लोर पे, किसी तरह मैं वहां पहुंच गई। ऑफिसर के सामने, मैं आरटीओ के सामने बैठी, उन्होंने बोला बताओ मैडम क्या इशू आ गया। मैंने कहा सर मेरी फाइल रिजेक्ट क्यों की जा रही है, पहले आप फाइल देख लीजिए, मुझे कमी बताइए कि क्या है, किस वजह से मैं आरटीओ में अपनी गाड़ी रजिस्टर नहीं करवा सकती। अब उन्होंने बहुत देर सर्च करा, उन्हें कुछ मिला नहीं निकालने के लिए। फिर उन्होंने इधर उधर पूछा, तो फिर उन्होंने मेरी गाड़ी को ठीक है चलो मैडम कर देते हैं आपकी गाड़ी रजिस्टर। तो मतलब जो नीचे डिपार्टमेंट में बंदे बैठते थे वो बोलते थे कि आप फालतू में एफर्ट कर रहे हो, कहीं आपकी गाड़ी यहाँ रजिस्टर नहीं होगी, कहीं कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा पेनल्टी लगेगी, मुझे लगेगी, मैं जब तक मेरे में दम है मैं लड़ूंगी, तुम्हें इससे क्या मतलब। तो फिर वो गाड़ी मेरी रजिस्टर हुई किसी न किसी तरह। फिर जब डीएल बनवाने की बात है, डॉक्टरों ने लिख दिया कि ये लड़की अनफिट है, ये डीएल नहीं बन सकता इसका। तो मैंने उस डॉक्टर के अगेंस्ट ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दी, डॉक्टर के अगेंस्ट भी और आरटीओ के अगेंस्ट भी मैंने कंप्लेंट डाल दी कि मेरी गाड़ी रजिस्टर नहीं की जा रही है। तो फिर रजिस्टर हो चुका था तब तक। फिर वहां से आरटीओ ऑफिस से फोन आता है कि मैडम आपकी अभी तक एक कंप्लेंट पेंडिंग है, जबकि हम आपकी गाड़ी रजिस्टर कर चुके हैं। उनके हाँ वो तो कर दी, वो तो मैंने अपने घर से करवाई है, आप लोगों ने तो मना ही कर दिया था। तो बोला कि मैडम आप एक सॉरी लेटर, वो कंप्लेन अपनी वापसी का एक लेटर लिख के दे दो, तो हम ये कंप्लेन क्लोज करवा देंगे। मैंने ठीक है चलो, मैंने एक लेटर लिख के वहां भेजा, तो वो मेरी कंप्लेन फिर वहां से हट गई। लेकिन उसमें अब जब भी फिर मेरे से मिलने पीएनबी के मैनेजर आए, उन्होंने मेरे से पूछा, वो भी थोड़े दिव्यांग थे, कि आपने वो गाड़ी कैसे रजिस्टर कराई, उसका प्रोसीजर हमें भी बताओ। फिर मैंने उनको बताया, तो फिर मेरी फाइल को वहां आरटीओ ऑफिस में रेफर किया गया कि इस फाइल में से देख लो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। फिर एसबीआई के मैनेजर आए, उन्होंने मेरे से, वो बिल्कुल डिसेबल थे, उन्होंने पूछा गाड़ी कैसे लेनी है, कहाँ से मॉडिफाई करवानी है, कहाँ रजिस्टर करवानी है। फिर मैंने उनको सारा प्रोसीजर बताया। मतलब मेरी फाइल वहां मुजफ्फरनगर में रेफर की जाने लगी। तो मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज की कि मैंने और लोगों के लिए रास्ता खोला है अपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके। हाँ बिल्कुल, आप मील का पत्थर साबित हुई हैं। और ये बिल्कुल सच है कि किसी भी काम
कि मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें अपने अंदर की जो हिम्मत है उसको समेट के रखना है। चलिए मैम, मुझे लग रहा है कि आपके साथ बातों का सिलसिला बिल्कुल हम खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ है आपसे सीखने के लिए। बस थोड़ा इसको छोटा करते हैं इसलिए कि आपका मैसेज हो जाए कि आप उन लोगों को जो थक जाते हैं, हार जाते हैं, वो जो आपके अंदर हिम्मत है ना, जो जज्बा जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, वो आप उनको बताएं कि वो कैसे रखें, जितने भी हमारे किसी ना किसी वजह से दिव्यांग लोग हैं। इसमें मैं 4 लाइन कहना चाहूंगी। अभी तो उड़ना बाकी है, अभी तो इम्तिहान बहुत बाकी है, अभी अभी तो मैंने समुद्र लागा है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत मैम। और बस अभी जो मैम का संदेश आप सबके लिए कि लगता है कि हम बहुत आसान है चीजें कि ड्राइव करना, ये करना, हर शौक को जिंदा रखने के लिए, हर एक छोटी सी चीज को करने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, और मैम लड़ रही है। क्योंकि मैम की तरफ से मैं बोलती हूँ कि लक्ष्य प्रेरित हो हम, रुकने का काम कैसा, लक्ष्य प्रेरित हो हम, रुकने का काम कैसा, लक्ष्य पर पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, विश्राम कैसा। थैंक यू।